गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज के करंट अफेयर्स जो कि जुलाई मंथ की है। तो काफ़ी टाइम के बाद ये लेसन आ रही है क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। अभी भी मेरी वॉइस थोड़ी सी फ्लक्चुएट होगी बट प्लीज़ कोऑपरेट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर मैं एकदम से प्रॉपर ठीक होने का कोशिश करूँगी तो वेट करूँगी तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे लगा कि काफ़ी गैप हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे पॉलिटी और हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करते हैं इकॉनमी। तो इकॉनमी में सबसे पहले देखें कि जीएसटी का 5 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे से ये आर्टिकल है, इसमें आपका हर एक पॉइंट फिर से क्लियर होने वाला है, तो इस पे ध्यान देते हैं। देन इन्फ्लेशन टारगेटिंग देखेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगी मैं यहाँ पे, और हमारा टारगेट क्या था और अभी क्या हालत है, क्या पोजीशन है। वैसे ये जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स है तो जुलाई मंथ के बारे में ये बताया जा रहा है, और अभी तो आपका अगस्त मंथ का भी आ चुका है। तो लेकिन मैं जुलाई मंथ के साथ साथ आपका अगस्त मंथ का स्टार्ट करूँगी, और पहले की भी बहुत सारी लेसन बची हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मैगज़ीन पूरा कंप्लीट नहीं कराऊंगी, आपका कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन धीरे धीरे आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि कंप्लीट नहीं होता है और मैं नेक्स्ट मैगज़ीन पे जंप कर जाती हूँ, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रीवियस जितनी भी मैगज़ीन है आप देख सकते हो कि सारी कंप्लीटली वो जो है आपका टॉप टू बॉटम जितने भी टॉपिक होते हैं मैं कंप्लीट कराती हूँ। तो यहाँ पे भी करवाऊँगी बट थोड़ी थोड़ी जो है, एक तो थोड़ी सी मेरी जॉब के कारण है कि काफ़ी ज़्यादा आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक टाइट स्केड्यूल रहता है। इवन अभी भी दशहरा की ड्यूटी लगी हुई है, बट ठीक है, हर एक चीज़ में आपको कैसे मैनेज करके चलना है ये आप तभी सीख सकोगे जब आप उस फेज़ में रहोगे। तो इसलिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग की पढ़ाई कंटिन्यू होते रहना चाहिए। मेरे कारण जो है कहीं ना कहीं आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाते होंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जीएसटी के साथ। और हाँ, जिस किसी का भी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स अगर आप लोग का अच्छा गया है और आप लोग कट ऑफ अगर क्लियर कर रहे हो, उसके अगर जैसे कि 100 और 105 के बीच में जनरल का कट ऑफ कहा जा रहा है, तो उसके अगर आप लोग उसको अगर क्रॉस कर रहे हो, उससे ज़्यादा मार्क्स आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग अपने मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मैं दे दूँगी जिसमें कि आप लोग मेल करके फर्दर कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो वो पता कर लीजिएगा और ज्वाइन हो सकते हो। हम लोग जो है वहाँ पे अच्छी तरीके से मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। कुछ ऑप्शनल का भी मैं स्टार्ट करूँगी, जो भी हमारे कलीग है जो ऑलरेडी सर्विस में है तो वो भी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ भी जुड़कर आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेंस की ही मार्क्स जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा, तो मेंस के ही मार्क्स हैं। तो इसलिए मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और बीपीएससी का जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2-3 ईयर से जो क्वेश्चन है उसकी नेचर थोड़ी सी डायनेमिक हो चुकी है, तो वो पैटर्न नहीं रहा। अभी भी आप लोग प्रीलिम्स का देखे होंगे, तो इसलिए उस हिसाब से आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छा आप लोग की प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, चलिए और 5 ईयर्स देखते हैं जीएसटी का। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था, और अब यहाँ पे 1 जुलाई 2022 को 5 ईयर्स ही पूरी हो गई है। तो जीएसटी के बारे में बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, तो जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है जो कि कंजप्शन पे लगता है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी सामान खरीद रही हूँ, ये मोबाइल ही खरीद रही हूँ, तो मोबाइल ख़रीदने में मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो फाइनली जैसे ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये मोबाइल आपके कंपनी से ये निकल कर आता है और ये शॉप तक जाता है, और शॉप में भी जाने के बाद हम जैसे कस्टमर जाके उसको परचेज़ करते हैं, तो जीएसटी जो यहाँ पे पे किया जाएगा वो हम जैसे कस्टमर के द्वारा ही यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो इसलिए जीएसटी क्या है, कंजप्शन बेस्ड है। जो उस गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं उनको जीएसटी पे करना होगा। फाइन, साथ ही आप देखो कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत, जो कि 101 अमेंडमेंट है। तो 101 अमेंडमेंट है जिसके थ्रू जीएसटी को यहाँ पे लाया गया, और एक यहाँ पे रिजिम है 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट का। तो आप देखो कि हर एक वैल्यू एडिशन पे जो यहाँ पे टैक्स लगता है, तो यहाँ पे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स और जो स्टेट लेवल के जो यहाँ पे टैक्स थे वो भी सब्स्यूम हो गए जीएसटी टैक्स के अंदर। तो पहले हम लोग देख लेते कि कौन कौन से स्टेट टैक्स और जो सेंट्रल टैक्स है वो यहाँ पे जीएसटी के अंदर आ चुके हैं। तो हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके का आपका टैक्स लगता था, और टैक्स की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती थी। जैसे वैट है तो वैल्यू एडेड टैक्सेस है, जो भी यहाँ पे ऐड हो रहा है वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विसेज में, तो उसकी वैल्यू ऐड होती थी और उस हिसाब से टैक्सेस भी लगते थे। तो कुछ स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि जो वैट लगता था वो यहाँ पे 12% है, तो कुछ स्टेट में 2% भी था। तो ये काफ़ी वेरिएशन चलता था, जिसके कारण आप देखोगे कि सामान का जो कॉस्ट होता था ना, महाराष्ट्र में अगर आप सेम शैम्पू खरीद रहे हो तो उसकी प्राइस कुछ और होगी। अगर शैम्पू छोड़ दो, छोटी सी बात है,
अगर मैं यहाँ पे कार की बोलूँ तो 4 व्हीलर अगर आप लोग परचेज़ करोगे तो वो आपको महाराष्ट्र में कुछ और प्राइस देखने को मिलेगा, वहीं अगर आप बिहार में परचेज़ करोगे तो कुछ और प्राइस है, वहीं आप कर्नाटक चले जाओ तो कुछ और प्राइस है। हालांकि आज के भी डेट में आपको ये जो टैक्स है ये थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि जीएसटी में भी सिर्फ एक ही टैक्स नहीं है। कहा तो जा रहा है वन टैक्स वन नेशन, बट जीएसटी के अंदर भी आप देखो 5% टैक्स है, 12% टैक्स है, 18% टैक्स है, 27% भी टैक्स है। तो टैक्स स्लैब भी यहाँ पे 5 तरीके का ये डिवाइड किया गया है। उसकी वजह से भी आप देखते हो कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो स्टेट के कारण आप जैसे डिफरेंट स्टेट होगा वो वैरी करता है। ओके, सॉरी फॉर दिस। तो स्टेट टैक्स के अंदर देखें तो ये वैट है, सेल्स टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, जो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में टैक्स लगते थे, ऑक्ट्रॉय टैक्स है और परचेज टैक्स है। तो ये सारे टैक्स हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों में लगता था, बट अब ये जीएसटी के अंदर आ चुका है। अब ये सारे टैक्स देखने को नहीं मिलता है। सेंट्रल टैक्स की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है जो कि यहाँ पे मेडिसिनल और टॉयलेटरीज प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे लगाया जाता था। तो ये कुछ ऐसे सेंट्रल टैक्स है जो कि लगाए जाते थे, बट अब इसको ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म नहीं किया गया, जीएसटी के अंदर ला दिया गया। अब इन सारी चीज़ों पे जीएसटी लगती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ जीएसटी। तो जैसे कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट है, इट मीन्स कि एक स्टेट के ही अंदर या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई सामान जा रहा है तो उसके यहाँ पे टैक्स कैसे है। तो यहाँ पे 4 कॉम्पोनेंट है। इट मीन्स कि जीएसटी के अंदर आप देखो कि एक सेंट्रल लेवल पे एक CGST है, स्टेट लेवल का SGST है, यूनियन टेरिटरी का अपना UT GST है, इंटीग्रेटेड GST है एक साथ। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड GST जो है वो इंटर स्टेट जो अगर सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का तो वहाँ पे लगाया जाता है, वाइल अदर्स आर इंट्रा स्टेट। यानी कि अगर आप लोग इंट्रा स्टेट कहने का मतलब है कि एक ही स्टेट के अंदर अगर कुछ भी आप परचेज़ कर रहे हो, जैसे कि आप सिंपली रेस्टोरेंट में खाने भी जाते हो तो उसका जो बिल आता होगा ना, वहाँ पे भी आपका बाइफर्केट रहता है। ठीक है, अगर 12% आप दे रहे हो तो 6% यहाँ पे SGST होगा, 6% आपका CGST होगा। ओके, वैसे ही आप देखो कि कोई प्रोडक्ट जो है वो आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपका GST लगता है। ठीक है, और ये गवर्न किया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन ये जितने भी स्टेट है उनके बीच में ये डिवाइड होता है। GST सिग्निफिकेंस और अचीवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एक लॉन्ग पेंडिंग आप देखो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की बात की जा रही थी कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो लगते हैं जाते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस जो अल्टीमेट प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको कम करने की बात की गई थी। तो पहली बार जो ऐसा कहा गया कि नहीं इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, इसका रिफॉर्म आना चाहिए हमारे देश में। तो पहली बार केलकल टास्क फोर्स रिपोर्ट है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर 2003 में लगाया गया, और जीएसटी जो है वो बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफर करती है। आज के डेट में हमारे देश में जीएसटी आ गया है तो आपको कुछ खास फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ही देखने को मिल रहा होगा, इससे नुकसान कहीं भी फील नहीं हो रहा होगा, आई थिंक सो। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा आपको सहूलियत दिखेगा। तो एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक जो फेडरलिज्म है वो यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। जैसे जब नीति आयोग का गठन हुआ था ना 2015 में, तो नीति आयोग का कहना था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। वैसे तो हमारे देश में फेडरलिज्म का फंडा है ही, कहने का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर है जो एक्सरसाइज करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें। ठीक है, तो ये एक जो फंडा होता है। और इकोनॉमिक फेडरलिज्म इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इकोनॉमी में लॉस नहीं हो, स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉस नहीं हो, ऐसा कुछ यहाँ पे फंडा होना चाहिए। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से। साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक रिपोर्ट यहाँ पे लाई जाती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और ये देखा जाता है कि बिज़नेस करने में कितना आसान है किसी भी स्टेट या किसी भी देश में। तो हमारे देश में अब जीएसटी आ गया है, तो पहले क्या था कि कोई भी लोग अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे यहाँ पे, अगर आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे हो या फिर कंपनी के बेसिस पे हो, तो उनको क्या करना होता था ना कि बहुत सारे टैक्सेस उनको फिल करना होता था। ठीक है, अल्टीमेटली वो जितना कमाएंगे उसको उनको टैक्सेस में देना होता था। लेकिन अब क्या है कि एक कॉमन सी चीज़ है कि चलो ठीक है एक ही टैक्स देना है जीएसटी, या तो 12% लगेगा, 18% लगेगा, 27% लगेगा, कोई एक ही लगेगा। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि जो भी इन्वेस्टर आते हैं तो उनको दिखता है कि चलो ठीक है यहाँ पे टैक्स का कोई झमेला नहीं है, फाइन, समझ रहे हैं ना। रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग होती है। अब यहाँ पे क्या है कि जीएसटी में जो भी आप पे कर रहे हो इसको आसान है यहाँ पे रिपोर्ट करना, इसमें कोई भी तरीके का आपको ऐसा नहीं है कि बहुत झमेला है, या फिर जो मॉनिटर टैक्स कंप्लाइंसेस है उनको यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है कि वो यहाँ पे मॉनिटर करें जितनी भी टैक्स कंप्लाइंसेस हो रही है,
या फिर आप देखो एक्सप्लोर करना या फिर अनएक्सप्लोर्ड एरिया में काफ़ी मदद मिल रहा है कि डेटा एनालिटिक्स किया जा रहा है, ऑडिट किया जा रहा है, यानी कि आप देखो कि किस तरीके से कहाँ कहाँ जीएसटी इंप्लीमेंट हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और उसमें कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट की जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर इतना जीएसटी लगेगा तो वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉप वाले ठग रहे हैं लोगों को। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे मॉनिटर की जाती है, इस चीज़ों को भी यहाँ पे देखा जाता है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि ये सारी एडवांटेजेस हैं कि एक्सप्लोर किया जा रहा है अनएक्सप्लोर्ड एरिया में भी और एक्सप्लोर्ड एरिया में भी काफ़ी मददगार है। लेकिन अब देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले है जो कास्केडिंग इफेक्ट है। कास्केडिंग इफेक्ट कहने का मतलब है कि बार बार चीज़ लगना। जैसे आप अगर एक शर्ट भी खरीदते हो ना, तो शर्ट में भी आप देखो इतने सारे टैक्स लग जाते हैं। जैसे ही शर्ट इंडस्ट्री में जाता है, जैसे शर्ट अगर मान लो कॉटन की शर्ट है तो पहले कॉटन खरीद के आए, कॉटन खरीद के आने में उसमें टैक्स लगा, ये इंडस्ट्री में गया उस समय वहाँ टैक्स लगा, उसके बाद उसमें सुई धागा उसका टैक्स लग रहा है, फिर ये बन के निकला उसका टैक्स लग रहा है, उसके बाद ये दुकान तक पहुँचा तो एक ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लग रहा है, शॉप का अलग टैक्स लग रहा है, लोग तक पहुँचा तो अलग टैक्स लग रहा है। इट मीन्स कि 100 रुपीज़ का शर्ट में इतना टैक्स लग रहा है कि ये 1000 रुपीज़ हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलता था, यानी कि कास्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स ऑन टैक्स ये लगते ही जा रहा है। सेकेंड एडवांटेजेस है कि लेस नंबर ऑफ कंप्लेन है। इट मीन्स कि आप देखो कि जीएसटी आने से क्या होता है कि ये सबको पता है कि ठीक है आप शर्ट खरीद रहे हो तो आपको इसमें 12% का जीएसटी देना है, अगर आप फ्रिज खरीद रहे हो तो आपको इतने % का जीएसटी देना है। यानी कि कहीं भी कंप्लेन नहीं है। आप महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, कहीं पे भी आपको कंप्लेन देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पे लॉजिस्टिक एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि जीएसटी आने के बाद एक ई वे बिल जनरेट होता है। जब भी कोई सामान अगर मान लो कि ट्रक में आपका लोड होता है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो अगर 50,000 की किलोमीटर को अगर वो उसको ट्रैवल करनी है तो उससे पहले ई वे बिल जनरेट करना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये आसान हो चुका है और इसमें कोई भी धांधली नहीं हो पाती है, ट्रांसपेरेंसी है, इसमें पता चल पाता है कि हाँ कितने अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं विथ फुल प्राइस। साथ ही अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसको भी रेगुलेट किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि ब्रॉडनिंग हो रहा है, जो टैक्स बेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है। साथ ही यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन है उसको भी रिमूव करने की बात की जा रही है। बहुत तरीके की इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन होती थी, क्योंकि आप देखो कि टैक्सेस इतने ज़्यादा लगते थे ना, जिससे कि हर एक सेक्टर यहाँ पे परेशान होता था। साथ ही एक कॉमन मार्केट क्रिएट करने की बात की जा रही है कि यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स होगा, तो ऑब्वियस है कि एक कॉमन मार्केट होगा। आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ आपको रेट पता ही होगा, ठीक है। साथ ही ईजियर है कि यहाँ पे इस तरीके की जीएसटी टैक्स को कलेक्ट करना। और इससे जो टैक्स चोरी करने की जो बात होती थी कि पहले आप देखो कि टैक्स इवेजन, हालांकि आज के भी डेट में होता है टैक्स चोरी करते ही लोग, लेकिन ये चीज़ें क्या होती है ना कि इससे रिड्यूस हो रहा है टैक्स इवेजन की जो यहाँ पे बातें हैं, लोग टैक्स चोरी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही आप देखो कि पैरिटी इन सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये क्रिएट हो रहा है, पैरिटी क्रिएट हो रहा है। तो एक अच्छी तरीके से आप देखो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी वर्क कर रही है इस जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के साथ, साथ ही यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी वर्क कर रही है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के साथ। सो ये पूरी ओवरऑल आप देखो कि ये एडवांटेजेस है जीएसटी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अचीवमेंट क्या है, 5 साल में हमने क्या यहाँ पे अचीव किया। सबसे पहले हमारी जो टैक्स बेस है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, यानी कि टैक्स बेस कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं। अब पहले 63 लाख टैक्स पेयर्स थे 2017 में, अब यहाँ पे 1.38 करोड़ हो चुके हैं 2022 में। तो 5 साल में आप देख सकते हो कि कितने लोग जो है टैक्स स्लैब के अंदर आए हैं और टैक्स पे कर रहे हैं। साथ ही इसमें कलेक्शन जो जीएसटी का है वो भी यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। एक्साइज कलेक्शन भी आप देख सकते हो, चाहे वो कस्टम कलेक्शन हो, ये सब यहाँ पे कलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मंथली जो एवरेज कलेक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। 2021 में कहाँ 1.04 लाख करोड़ था, अब ये 2021-22 में 1.24 लाख करोड़ हो चुका है। तो ये भी अच्छी एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिकेशन है। लेकिन फिर भी 5 साल हो गए, लेकिन अभी भी आप देखो कि इसमें प्रॉब्लम है, कंप्लेन है कहीं ना कहीं। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? एक्चुअली जीडीपी का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे लिमिटेड है। जैसे पहले यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया था कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2 से 3% ये जंप करेगा, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है, क्योंकि आप देखो ग्लोबल इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे ट्रेड वॉर चलता है। पैंडेमिक ने तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, और पैंडेमिक ठीक हुआ तो उसके बाद आप देखो पैंडेमिक ठीक नहीं, इट मीन्स कि पैंडेमिक से अगर हम लोग उभर गए हैं, कोरोना वायरस की जो इफेक्ट थी वो कम हुई, तो उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिला, तो ये अलग लेवल का परेशानी है। मल्टीपल टैक्स स्लैब है, इसकी एक अलग ही परेशानी है। जब कहा जाता है कि वन नेशन वन टैक्स है, तो भाई इतने सारे टैक्स स्लैब क्यों हैं, तो इससे हर किसी को परेशानी हो रही है। सेंटर स्टेट टसल है,
जीएसटी काउंसिल में आप देखो कि सेंटर स्टेट जो है हमेशा आर्गू करते हैं जीएसटी रेट को लेकर, जीएसटी कंपनसेशन सेस को लेकर। जैसे कि कहा गया था कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया जा रहा था तो ऑब्वियस है कि इसमें बहुत सारे स्टेट के जो टैक्स थे, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने का मौका मिलता था, तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के कारण जो है बहुत सारे टैक्स जो सब्स्यूम हो गए स्टेट लेवल के, तो उससे जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था स्टेट के अंदर वो कम हो गया। तो यहाँ पे कहा गया था, एक शर्त लगाया गया था कि जिस भी राज्यों के तहत यहाँ पे टैक्स के थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस दिया जाएगा। सेस क्या होता है? सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, किसी भी पर्पस के लिए, सॉरी टैक्स ऑन टैक्स जो होता है वो सरचार्ज होता है। सेस होता है किसी भी पर्पस के लिए आपका टैक्स देना, जैसे एजुकेशन सेस देते हो, आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो उसमें एक 1% 2% आपका एजुकेशन सेस होता है, हेल्थ केयर सेस होता है। तो इस तरीके का सेस दिया जाता है जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है, और सेस से कलेक्ट किया जाने वाला जो पैसा होता है ना, वो उसी के लिए ही इस्तेमाल होता है, उसी फील्ड में इस्तेमाल होता है और किसी फील्ड में इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है अबाउट सेस कि यहाँ पे जो सेस लगाने का, लिवाइट करने का और जो कलेक्ट करने का पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिवली है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। फाइन। साथ ही आप देखो अभी तक जो है यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी है कि फ्यूचर जीएसटी कंपनसेशन को लेकर। साथ ही अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि जीएसटी काउंसिल में आपको पता है कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, वोटिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा दिया गया एज़ कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टोटल वेटेज अगर आप देखोगे तो उसका 1/3 जो है वो यहाँ पे वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। वहीं अगर रिमेनिंग देखें तो 2/3 जो है वो यहाँ पे टोटल वेट दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये भी कहा जाता है कि बायसनेस है। साथ ही एक्सक्लूजन है कुछ प्रोडक्ट और सेक्टर का, जो कि जीएसटी रीजन से बाहर रखा गया। आज के भी डेट में आप देखो कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जो पावर है, इन सब को अभी जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया। इवन अल्कोहल को भी आप देखो कि जीएसटी के बाहर रखा गया है, क्योंकि इससे मनचाहा टैक्स लगाकर पैसा वसूल कर सकते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो रेवेन्यू कलेक्शन हो सकती है इससे बहुत ही बेटर तरीके से। तो इसको भी अभी आज के डेट में बाहर रखा गया है। 5 साल हो गए, पता नहीं कब इसको सब्स्यूम किया जाएगा, नोबडी नोज़। कम्बरसम यहाँ पे फीलिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे टेक्निकल और जो टैक्स डोमेन नॉलेज है इसकी ज़रूरत होगी, जिससे कि एक्यूरेटली जीएसटी कोई फाइल कर सकेगा। साथ ही अदर इश्यूज़ भी है, जैसे कि फेक इनवॉइस। जीएसटी फाइल करने का आप देखो कि जो इनवॉइस आपको मिलता है जब ऑनलाइन आप पे करते हो तो वो एक गलत दिखता है, फेक दिखता है। साथ ही टेक्निकल ग्लिचेस भी है टैक्स पोर्टल का। कई बार टैक्स पोर्टल आप देखो कि जब टैक्स फिल करने जाओगे तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, वहाँ पे भी अलग तरीके का इशू देखने को मिलता है। साथ ही अदर इम्पैक्ट भी है, जो रिसेंट आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जीएसटी काउंसिल डिसीजन को लेकर, तो ये भी आपका नॉन बाइंडिंग ही है। यानी कि जीएसटी काउंसिल में जो भी बैठक होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो उससे जो भी यहाँ पे बातें निकल कर आती है, डिसीजन जो भी होता है वो नॉन बाइंडिंग है। इट मीन्स कि मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। तो ये वाली भी यहाँ पे एटीट्यूड देखने को मिलता है, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पे सीरियसनेस कम है। सो दीज आर द चैलेंजेस जो कि अभी भी हम लोग 5 साल की जीएसटी के हो चुके हैं, उसके बाद भी हम लोग फील कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि फर्दर हम लोग को सिंप्लीफिकेशंस देखना होगा टैक्स स्ट्रक्चर का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीएसटी इंप्लीमेंट किए हैं जस्ट टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट, जस्ट टू फील। एक होता है ना कि लोगों को एक सिंप्लीफिकेशंस, टैक्सेस का जो बर्डन होता था उसको रिड्यूस करना, फील द सिंप्लीफिकेशंस ऑफ द टैक्सेस। तो इसमें और भी ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। साथ ही जो डिजिटल रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो क्लेमिंग है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो यहाँ पे ये प्रोसेस ईज़ हो सके। साथ ही रोबोस्ट यहाँ पे कंप्लाइंस रिजिम है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटेलिजेंट सिस्टम है, जिससे कि हम लोग टैक्स इवेडर को कैच कर पाए, जो भी यहाँ पे टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं और पे नहीं करना चाह रहे या फिर इंटेंशनली वो यहाँ से पे नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ से जो है पकड़ सके। साथ ही जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म्स भी है, जिससे कि कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसको प्रमोट कर सके, कंसेंसस बेस्ड यहाँ पर डिसीजन लिया जा सके। साथ ही जो जीएसटी यहाँ पे एपलेट ट्रिब्यूनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की जा रही है कि जीएसटी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कंप्लेन वगैरह आ रहे हैं तो वो इसी ट्रिब्यूनल में जाए, जिससे कि यहाँ पे फास्ट ट्रैक यहाँ पे फैसला लिया जा सके। साथ ही अदर प्रोडक्ट्स को भी लाना है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको भी जीएसटी के पर्व्यू के तहत ही लाना है। तो ये सारा काम यहाँ पे करने की बात की जा रही है। तो वे फॉरवर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया गया, जिससे कि हम लोग समझ सके कि हाँ जीएसटी में और भी क्या करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट 5 years ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें कि हमने देखा जीएसटी के बारे में और क्या क्या यहाँ पे स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स है जिसको जीएसटी के अंदर सब्स्यूम किया गया, जीएसटी का क्या सिग्निफिकेंस है, 5 years में क्या क्या अचीवमेंट हुआ और एडवांटेजेस हमने जीएसटी का देखा, साथ ही क्या क्या चैलेंजेस है जीएसटी का उसे हम लोग ने देखा एंड बहुत ही अच्छी वे फॉरवर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है इन्फ्लेशन टारगेटिंग।
ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग देखें तो एवरेज हेडलाइन जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडिया में वो यहाँ पे 6% से ज़्यादा है एक क्वार्टर में। फॉर द फर्स्ट टाइम आरबीआई के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया कि क्यों इन्फ्लेशन टारगेट जो है उसको मेंटेन नहीं किया गया था। तो हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे आराम से देखेंगे। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहने का मतलब है महंगाई। जब आप देखो कि मार्केट में पैसे का जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई भी चीज़ आप देखते हो कि 80 रुपीज़ की जो पर केजी जो अनियन है, वो अनियन आज के डेट में आपको 180 रुपीज़ पर केजी या 200 रुपीज़ पर केजी मिलती है, तो इट मीन्स कि इन्फ्लेशन आ गया। इवन आप देखो कि पेट्रोल का दाम, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, 107 रुपीज़ पर लीटर है आज की डेट में, तो इन्फ्लेशन है। तो यही बातें कही जा रही है। अब सीपीआई इन्फ्लेशन है, दो तरीके के इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए यहाँ पे रखा गया टर्म, एक डब्ल्यूपीआई है, इट मीन्स की होल प्राइस इंडेक्स, एंड सीपीआई इट मीन्स की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो पहले यहाँ पे इन्फ्लेशन को हम लोग मेज़र करते थे तो उसके लिए डब्ल्यूपीआई देखते थे, इट मीन्स की होलसेल यहाँ पे प्राइस इंडेक्स, जो थोक में जो सामान बिकते हैं ना, तो उसमें कैसा इन्फ्लेशन आ रहा है उसके बिकने से। अब यहाँ की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे कि हम जैसे एक इंडिविजुअल अगर हम लोग कुछ भी चीज़ अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके तहत इन्फ्लेशन कितना अप्स एंड डाउन्स हो रहा है उसको मेज़र किया जा रहा है। इट मीन्स कि मोस्ट एक्यूरेट तरीके से आप देखो कि अगर कहीं पे इन्फ्लेशन काउंट हो रहा है तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू ही यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे हम लोग मेज़र कर पा रहे हैं। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज़ चूजन दिस प्रोसेस एंड दिस मेथड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे कि एक्यूरेट तरीके से इन्फ्लेशन का पता चल पाता है। तो 2022 में आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन कहाँ तक बढ़ चुका है, यानी कि जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है। अब समझते हैं कुछ और चीज़ें, क्यों आज की डेट में आप देखो कि इन्फ्लेशन जो है हमारा जो टारगेट रखा गया था +-2, उसको हम लोग इतना पीछे कर चुके हैं। बहुत सारे रीजंस है, बैक टू बैक बहुत सारे शॉक है। जैसे कि सबसे पहले पैंडेमिक 2020 में मार्च में आया, उसके बाद 25 मार्च से लॉकडाउन लगा, कंप्लीट लॉकडाउन, जिसमें कि हर कोई अपने घर में पैक हो गए, रोड सड़कें सुनसान हो गई, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो पैंडेमिक लॉकडाउन है जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे ठप हो गए थे, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे ठप हो गया था, तो बहुत तरीके से यहाँ पे परेशानी हुई, सप्लाई चेन इससे डिसरप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो कमोडिटी प्राइस जो है वो यहाँ पे महंगी हो चुकी, और ये बचा कुचा कसर जो है वो आप देखो यहाँ पे रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उससे निकल कर आया। तो इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबली, ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप देखो पिक पे है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी ये कहा गया कि ग्लोबल जो मीडियन इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट लेवल पे है 2008 के कंपैरिजन में। देखिए ये 2008 का कंपेयर हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय यहाँ पे रिसेस हुआ, ग्लोबल रिसेस हुआ था, यानी कि जो हमारी क्राइसिस था, ग्लोबल क्राइसिस था, उस समय आया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस समय भी बहुत ज़्यादा ठप हो गई थी, डेंजर में थी, तो इसलिए हम लोग कंपेयर उस टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उस टाइम पे भी इतना इन्फ्लेशन नहीं था जो आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं। एडवांस्ड इकॉनमी जैसे कि यूएसए है, इसमें भी आप देखो कि कहा जा रहा है कि 41 ईयर्स में पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि यूएसए में भी इन्फ्लेशन इतना हाई है। अब आते हैं आगे, इवन इन इंडिया में अगर हम लोग देखें तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी अपर लिमिट से ऊपर है, ठीक है, 6% से ज़्यादा हो गया है, +-2 कहा जाता है लेकिन 6% से ज़्यादा हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसका फ्रेमवर्क देखिए। प्राइस स्टेबिलिटी, आज के डेट में आप मार्केट में जाओ कुछ भी खरीदो तो सब महंगे हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो प्राइस स्टेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, प्री कंडीशन फॉर मैक्रो इकॉनमी। आज की डेट में मार्केट में अगर 500 लेकर जा रहे हो तो वो कैसे ख़त्म हो जाता है, नोबडी नोज़। ये तो छोड़ो, जब आप सब्ज़ी खरीदने जाओगे तो भी आपको हर एक सब्ज़ी इतनी महंगी लग रही है, कोई भी सब्ज़ी 10 रुपीज़ पर किलो तो मिलती ही नहीं आज के डेट में, सब 40 रुपया 50 रुपया पर किलो है कि नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज की डेट में मिलता नहीं है, दिख नहीं रहा है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क देखें तो जो सेंट्रल बैंक है वो एक इन्फ्लेशन रेट स्पेसिफाई कर रहा है एज ए गोल, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी एडजस्ट करता है, जिससे कि जो स्पेसिफाइड एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो यहाँ पे अचीव कर सके। अब देखते हैं कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन रेट टारगेटिंग क्या है हमारे यहाँ। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग और डिसइन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ जो है ये बहुत सारे सेंट्रल बैंक पॉलिसी का ये पार्ट है 1970s के बाद से। 1990 की बात करें तो न्यूजीलैंड है जो कि फर्स्ट नेशन बना जिन्होंने यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बनाया, तो न्यूजीलैंड याद रखना है। अब इसी के बाद अगर हम लोग देखें तो 2014 में उर्जित पटेल कमेटी है
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के द्वारा एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क साइन किया गया 2015 में। तो उर्जित पटेल उस समय के आरबीआई के गवर्नर थे, तो उनके द्वारा कमेटी बनाई गई और उनकी रिकमेंडेशन दी गई और उनमें ये बताया गया कि हमारे यहाँ भी कुछ इन्फ्लेशन को टारगेट करने का एक फंडा होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अब इसी में एक कानून है हमारे यहाँ का आरबीआई एक्ट 1934, जिसको 2016 में अमेंड किया गया। और इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग को यहाँ पे नॉमिनल एंकर कहा गया था उस समय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई और इससे भी क्वेश्चन निकल कर आया ही है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी बनाया गया ये 6 मेंबर बॉडी है, जिसमें कि एक पॉलिसी रेट यानी कि क्या रेपो रेट होने वाला है, जिससे कि हम लोग अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव कर सके, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है और सेट किया जाता है। ठीक है, आज के डेट में कहा गया कि 4% जो CPI इन्फ्लेशन टारगेट है, कैसे, तो ±2% होना चाहिए। ये अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे टॉलरेंस बताया जा रहा है कि ±2 होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे 4% है, तो 4 का प्लस अगर 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि अपर टॉलरेंस लिमिट यहाँ पे 6% है और लोएस्ट यहाँ पे टॉलरेंस जो होगा वो 2% होगा अगर -2 कर देते तो ये प्लस माइनस यहाँ पे 2% कहा जा रहा है। अब देखिए कि क्या हुआ है कि हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेट को मेंटेन करने में फेल हो चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर एवरेज जो इन्फ्लेशन है वो इसी तरीके से अपर टॉलरेंस यानी कि 6% से ऊपर रहेगा या फिर लोअर रहेगा किसी भी 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर में, तो आरबीआई को यहाँ पे रिपोर्ट देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या देना होगा? तो ये देना होगा कि क्यों यहाँ पे जो टारगेट अचीव करने में आप फेल हो गए, रीज़न बताइए। साथ ही रेमेडियल एक्शन भी बताइए कि अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है तो इसको अचीव करने के लिए, इसको नॉर्मल करने के लिए क्या क्या हम लोग करें, या फिर एस्टिमेट कीजिए आप टाइम पीरियड का कि कब तक ये इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो यहाँ पे आपका काबू में आएगा। तो ये बातें कही जा रही है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कंपोजिशन, तो 3 इंटरनल मेंबर है आरबीआई में, जिसमें आरबीआई गवर्नर और चेयरमैन है। साथ ही 3 एक्सटर्नल मेंबर भी है जिनको कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी कि 3 यहाँ पे आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 यहाँ पे सरकार के मेंबर होते हैं। तो टोटल यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। साथ ही डिसीजन मेकिंग अगर देखें तो हर एक मेंबर को यहाँ पे एक वोट देने का अधिकार है और सेकेंड और कास्टिंग वोट जो है वो आरबीआई गवर्नर के पास है अगर मान लीजिए इक्वालिटी है। ठीक है, साथ ही मीटिंग में आप देख सकते हो कि एमपी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एटलीस्ट 4 बार एक साल में उनकी मीटिंग होगी एटलीस्ट। कोरम अगर देखें तो एटलीस्ट 4 मेंबर प्रेजेंट होंगे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के लिए। तो इतनी जो फैक्ट्स है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि लिमिटेशन क्या है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। तो सबसे पहली बात कही जा रही है एक्यूरेसी, यानी कि मीडियम टर्म यहाँ पे फ्रेमवर्क होनी चाहिए। कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन कानून बनाइए जिससे कि एक मीडियम टर्म फ्रेमवर्क हो, यानी कि जो लॉन्ग और वेरिएबल जो लैग्स देखने को मिल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में उसको लेकर है। साथ ही इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये सारे पार्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। जैसे कि आप देखो एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है अपनी पॉलिसी रेट को 90 बेसिस पॉइंट तक हाइक कर चुकी है इस साल, बट इन्फ्लेशन अभी भी आपका अपर बैंड यानी कि 6% से ऊपर है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सप्लाई शॉक के कारण, स्पेशली आप देखो कि खाने के दाम बढ़ चुके हैं, फ्यूल जो है वो सारे दाम बढ़ चुके हैं क्योंकि ग्लोबल सप्लाई शॉक चल रहा है। रिस्क है हमारा हर्टिंग पुअर्स को, यानी कि इसमें आप देखो कि जो गरीब है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस तरीके की अगर महंगाई बढ़ गई, मैं कह रही हूँ ना कि मार्केट में जो कुछ भी आप खरीदने जाओ तो बहुत महंगी हो चुकी है। तो इस तरीके की अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए यहाँ पे परेशानी की बात है। लो इनकम सोसाइटीज़ में आप देखोगे कि बहुत ही परेशानी की बात है। साथ ही 8% फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि 8% तक यहाँ पे खाने के चीज़ों में दाम बढ़ चुका है। 2% आप देखो रेस्ट में है, 5% यहाँ पे जो है CPI इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इससे आप देख सकते हो कि गरीबी हमारे यहाँ और बढ़ते जा रहा है और लोग यहाँ पे गरीब के जंजल में फंसते जा रहे हैं। इशू अगर हम लोग देखें तो फिक्सिंग और मेंटेनेंस का है कि टारगेट जो हमारा इन्फ्लेशन का है उसको हम लोग ±2% तो कर दिए हैं, लेकिन उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखो डिफ्लेशन का सिचुएशन है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा घट जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन हो गया। साथ ही अगर हम लोग देखें हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। एक टर्म है स्टैगफ्लेशन, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है किसी भी देश की इकॉनमी के लिए। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि एक तो आप देखो कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गया, इन्फ्लेशन भी बढ़ते जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी बढ़ते जा रही है। तो इस कंडीशन को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और जिस कंट्री में स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन अराइज होती है तो वहाँ आप समझो कि शामत आ जाती है।
हायर इन्फ्लेशन से क्या होता है, स्टैगफ्लेशन का रिस्क होता है। इट मीन्स कि ऐसा रिस्क जहाँ पे हाई आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट होगा और स्लो इकॉनमिक ग्रोथ होगी, इकॉनमिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा और इसके कारण आपका इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ते जाएगी। ठीक है, वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे समझना होगा सप्लाई जो इस तरीके से रिपीटेड यहाँ पे सप्लाई शॉक चलते आ रहा है, जिसके कारण हमारा इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन है वो डिसरप्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ और ऑल्टरनेटिव मेथड्स के थ्रू हमें इसको कंट्रोल करना होगा। तो प्रीएम्प्टिव यहाँ पे कहा जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो सप्लाई साइड है इन्फ्लेशन उसको हम लोग मेंटेन कर सकें। क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी जो डेटा कलेक्शन है उसको हम लोग को इम्प्रूव करना होगा, एनालाइज करना होगा ऑनलाइन डेटा कलेक्शन के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। साथ ही कोऑर्डिनेट करना होगा जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी रिस्पांस है, जिससे कि हम लोग ग्लोबल सप्लाई शॉक को टैकल कर सकें। जैसे कि खरीफ हार्वेस्ट है, तो इससे हम लोग जो सप्लाई साइड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो उसको हम लोग हेल्प कर सकें कि वो थोड़ी ईज़ हो। साथ ही डिफरेंट जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको यूज़ कर सके, जिससे कि डिफरेंट क्लासेस को सर्व करना हो। फॉर एग्जांपल आप देखो कि लोअर जो इन्फ्लेशन है 3 से 4% टॉलरेंस है जो कि फूड आइटम्स में हो और स्टेपल्स में हो जो कि पुअर्स के द्वारा यहाँ पे कंज्यूम किया जा रहा है। तो बहुत तरीके की बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेथड लेकर आना है, जिससे कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको हम लोग यहाँ पे मेनटेन कर सकें। ओके, सो गाइज़ ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल है जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। अब देखिए कि इन्फ्लेशन टारगेट जो हम लोग यहाँ पे लगाकर चलते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी निकल कर आती है। इन्फ्लेशन क्या है ना, इस इन्फ्लेशन कहने का मतलब है कि जो महंगाई है आज की डेट में आपको इतना महंगा सारा सामान देखने को मिल रहा है, तो अगर इसको हम लोग मेंटेन करके चलेंगे ना तो कभी भी आम आदमी को, आम जनता को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप जिस तरीके से पहले खर्च कर रहे थे वो आज भी करोगे, आगे आने वाले दिनों में भी करोगे। लेकिन आप समझो कि आपको तो आपकी अर्निंग उतनी ही है, आपको सरकार उतनी ही पैसे दे रहे हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो तो उतनी ही आपको कंपनी दे रहे हैं, लेकिन आपको खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कटौती करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हो जाएगा सिचुएशन। तो ये सारी बातें से प्रॉब्लम होती है। तो एक ट्रांसपेरेंसी निकल कर आता है। दूसरा है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होती है। सिंगल ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके कारण आप देखो कि रूल बेस्ड जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पाथ है वो प्रमोट होता है। प्रिडिक्टेबल है यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो प्राइस स्टेबिलिटी जो कि अनएम्बिगियस है और सस्टेनेबल गोल है, तो पॉलिसी यहाँ पे प्रिडिक्टेबल हो पाता है कि चलो ठीक है, कोई भी पॉलिसी सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है तो उसमें कितना खर्चा होगा और उतने खर्चे में, उतने पैसे में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगा कि नहीं। अदर बेनिफिट्स देखें तो यहाँ पे क्या है कि इन्फ्लेशन जो वोलेटिलिटी है वो रिड्यूस हो रहा है, इम्पैक्ट जो शॉक का है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या है कि जो पॉवर्टी आज के डेट में हम लोग कह रहे हैं कि एक स्ट्रेस में चल रही है, तो वो पॉवर्टी स्ट्रेस में नहीं होगी, जो गरीबी है वो यहाँ पे मेंटेन हो पाएगा। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। नेगेटिव कहा जा रहा है कि आज की डेट में हम लोग हाई इन्फ्लेशन देख रहे हैं, तो इससे क्या क्या सिचुएशन हमारी यहाँ पे ख़राब हो रही है। तो हाई और परसिस्टेंट इन्फ्लेशन से क्या होता है कि जो सेविंग्स है हाथ में वो कम हो रहा है, क्योंकि आप समझो कि अगर आपको 50,000 भी यहाँ पे मिल रहा है, पहले क्या था आप 25,000 खर्च कर रहे हो, आज महंगाई के कारण आप 35,000 खर्च कर रहे हो, तो इट मीन्स आपका जो है 10,000 वो फालतू जा रहा है, सेविंग्स नहीं हो पा रहा है। इससे मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाता है, इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ख़राब हो पा रहा है। साथ ही पुअर्स लोगों के पास, जो गरीब लोग हैं वो और गरीबी रेखा से नीचे चले जा रहे हैं, इससे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। इससे क्या है कि करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो यहाँ पे वॉइड हो रहा है, वाइडन हो रहा है और यहाँ पे जो है बढ़ते ही जा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखो सरकार जो है उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम हो रहा है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही फिनेंशियल जो इनस्टेबिलिटी रिस्क है वो भी इंक्रीज़ हो पा रहा है फॉरेन करेंसी बोरोवर्स में, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे बहुत कमज़ोर पड़ जा रहा है। तो ये सारे नेगेटिव्स हैं जो कि हाई इन्फ्लेशन होने के कारण हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेशन टारगेटिंग। आई होप कि आपको ये आर्टिकल मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन का क्या, यहाँ पे जो टारगेट हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं उसको यहाँ पे अचीव करना कितना ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर हम लोग इसको अचीव नहीं कर पा रहे तो आज के डेट में हम लोग क्या क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इकॉनमी के टर्म है, लेकिन इकॉनमी क्या होता है कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। एक बार आप समझ जाओगे इकॉनमी के टर्म की मीनिंग, तो फिर आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। फाइन, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, फिर कल मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पे इंडियन रुपीज़ डेप्रिसिएशन। ये सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते ही है, मेंस में भी देखने को मिलते हैं, और जिसका इकॉनमी के यहाँ पे आपका रहता है ऑप्शनल, उसके लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। और इसी तरीके से आपको विज़न आइज़ की अगर मंथली मैगजीन कंप्लीट करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।